गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियों के अंतर्गत तुम चंदन हम पानी निबंध की जानकारी देंगे, जिसके निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र। और तुम चंदन हम पानी निबंध एक क्या कहते हैं कि ललित निबंध है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित निबंध लिखे, वैसे ही विद्यानिवास मिश्र जी ने भी ललित निबंधों को लिखा है। ललित निबंध वो होते हैं जो सुंदर होते हैं, सरल होते हैं और जन सामान्य को आसानी से समझ में आ जाने वाले होते हैं। इनमें एक प्रेरणा शक्ति भी निहित रहती है, जो हमको अपने जीवन में संघर्षों से मुंह मोड़ना नहीं सिखाती है, बल्कि उन संघर्षों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इन निबंधों से हमें ये सीखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र तुम चंदन हम पानी निबंध की ओर। तो ये जो तुम चंदन हम पानी, चंदन शब्द जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर हमें चंदन की विशेषता बखूबी याद आ जाती है। रहीम दास जी ने भी एक दोहा लिखा हुआ है अपने दोहा छंद में कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तुम चंदन हम पानी निबंध से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन चंदन जैसा होना चाहिए। उसमें न जाने कितने ही भुजंग रूपी रोड़े आएंगे, अड़चने आएंगी, हमको मार्ग से विचलित करेंगी, लेकिन हमको उन संघर्षों पर विजय हासिल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, खुद भी महकना है और दूसरों के जीवन को भी महकाना है। यही इस निबंध का मूल उद्देश्य है। तो इस निबंध के बारे में संक्षेप में समझने से पहले हम चलते हैं विद्यानिवास मिश्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ, जो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 28 जनवरी 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1926 में। कहाँ पर हुआ था? पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म गोरखपुर जिला का पकड़डीहा गांव में हुआ था। गोरखपुर जिले में हुआ था। वहां पर एक गांव है पकड़डीहा, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। आपकी जो शिक्षा थी वो संस्कृत से आपने एमए किया। आपकी मृत्यु 14 जनवरी सन 2005 में हो गई थी। हिंदी भाषा पर आपको जबरदस्त अधिकार प्राप्त था। आपने भावनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली पर अपना निबंध लिखा हुआ है। और विद्यानिवास मिश्र हिंदी की प्रतिष्ठा हेतु सदैव संघर्षरत रहे तथा हिंदी निबंध में दर्शन, संस्कृत, परंपरा और प्रकृति का सामंजस्य कर इन्होंने हिंदी शब्द संपदा में प्रौढ़ शब्दों को संप्रेषणीयता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। आपकी जो लेखनी चली वो एक निबंधकार और संपादक के रूप में चली। आपको भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार, शंकर सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि सभी सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया। तो ये थी जानकारी विद्यानिवास मिश्र जी के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनका जो सम्मान हुआ उसके बारे में, उन्होंने हिंदी में क्या विशेष योगदान दिया, कौन सी शैली अपनाई, क्या भाषा, इन सभी चीज़ों की जानकारी के बाद अब हम चलते हैं तुम चंदन हम पानी निबंध की ओर। विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध तुम चंदन हम पानी एक ललित निबंध है, जिसमें मिश्र जी ने चंदन को माध्यम बनाकर मानवीय विश्वास, कर्तव्य तथा उसके संघर्ष व परहित भावना को उद्घाटित किया है। लेखक
कहता है कि उसके घर में ही होरसे पर चंदन घिस घिस कर पूजा पाठ के अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता था। लेखक जब 5-6 वर्ष का था तो उसके परिजन, पिता, चाचा प्रतिदिन देवताओं को चंदन चढ़ाकर लेखक के मस्तक पर लगाया करते थे। लेखक द्वारा सर्वप्रथम देवता को चंदन अर्पण करने का कारण पूछने पर पिताजी ने बताया कि चंदन अपने आप घिस कर बिना देवता को चढ़ाए अपने सिर पर लगाने से पाप होता है। लेखक इस उत्तर के बारे में विचार करता हुआ कहता है कि इस उत्तर के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक यह माना जा सकता है कि चंदन और प्रभु के एकाकार में स्वयं के एकाकार होने का आभास होता होगा। इसी भाव से प्रेरित होकर रैदास ने उक्त कथन गाया था, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसी के आगे लेखक द्वारा स्वयं पानी तथा प्रभु को चंदन कहने के तर्क से लेखक सोचता है कि प्रभु जी चंदन क्यों है, जिसे हम स्वयं को समर्पित करते हैं, तो उनके साथ स्वयं को घिसने की क्या सार्थकता है। इसी के उत्तर में लेखक विचारता है कि चंदन की लकड़ी घिसकर जब तक पानी के साथ नहीं मिलती तब तक वह निराधार व निरर्थक ही होती है। वैसे ही भगवान की भक्ति में स्वयं का निरंतर समर्पण करने से प्रभु के गुण और चैतन्य की अभिव्यक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर चंदन और पानी एक दूसरे पर आश्रित होकर अपनी अपनी महत्ता व्यक्त करते हैं। पश्चिम से आई यह नवीन विचारधारा कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो अब सार्वभौमिक विचारधारा बन गई है। परंतु लेखक का मानना है कि जब मनुष्य महान है तो वह अपने से किसी श्रेष्ठ सत्ता के समक्ष झुकने के लिए क्यों विवश है। भाई 84 लाख योनियों में जब मनुष्य ही सर्वोपरि है तो वह अपने से ऊपर किसी को क्यों मानता है, क्यों उसके आगे झुकता है। तो लेखक व्यंग करता हुआ कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। लेखक आगे कहता है कि कुछ लोगों ने प्रभु जी हम चंदन तुम पानी कहकर मानव की क्षुद्रता और दुर्बलता को गौरवान्वित करने के लिए यह बात कही है कि प्रभु जी हम चंदन तुम पानी। वैसे बात तो वही है, चाहे खरबूजा गिरे छुरी पर या छुरी गिरे खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। तर्क तो ठीक है, परंतु जरा सा हमारा पानी लगता है तब प्रभु का चंदन पसीज जाता है। लेकिन हमारा छोटा सा चंदन प्रभु के अपार कृपा सिंधु से होरसा समेत बह निकलेगा, इस स्थिति को शायद लोग भूल बैठे हैं। चंदन में वह शक्ति है जो एक पार्थिव मूर्ति को अपने स्पर्श से शक्ति सन्निहित कर देता है। इसलिए चंदन को लेखक ने प्रभु का ही जड़ीभूत प्रतिरूप माना है। चंदन पूरी तन्मयता से घिसना चाहिए, जिससे चंदन लगाने का उपलक्ष्य स्वयं ही पूर्ण हो जाए। लेखक ने तुलसीदास का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि इसी चंदन रूपी भक्ति का निरंतर जाप कर आपने इष्ट श्री राम द्वारा स्वयं का मस्तक चंदन से अभिभूत करवाने में सफल हुए थे। लेखक ने कहा, चंदन के माध्यम से साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में व्याप्त स्वार्थी लोगों पर भी व्यंग किया है। वे कहते हैं कि बड़े पुजारी अधिक चंदन घिसकर उसका व्यापार करते हैं। साहित्य में भी अपने लेखन को लोग व्यापार बना चुके हैं। यही स्थिति राजनीति के क्षेत्र में भी व्याप्त है, जिसमें लोग चाटुकारों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति कर भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। चंदन की 4 कोटियां होती हैं। पहली तुलसीदास की शीलता, दूसरा कालिदास का लोहित चंदन जिसमें उन्माद राग आदि व्याप्त है, तीसरा ऐसा चंदन जिसमें बंकिम और सादगी दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसके प्रणेता सूरदास हित हरिवंश में व्यास हैं, और एक चौथा चंदन भी है जिसे वैष्णव जन गोपी चंदन कहते हैं। गोपी चंदन
अर्थात जो गोकुल में जो रज होती है, उस रज की जो धूल मस्तक में लगाई जाती है उसे भी चंदन ही कहते हैं। लेखक का मानना है कि चंदन कितने भी प्रकार का हो, कितने भी रंग और रूप का हो, वह हमारी विश्वास भावना का ही एक शुष्क प्राय खंड होता है। इसकी शिला का होरसा ऐसा होगा जो धरती की जड़ों में समाहित हो और किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। हम जिस निश्चय से चंदन घिसे, जिसमें उसमें तनिक भी स्वार्थ व कलुषित धारणा न होकर उसमें विश्व बंधुत्व की भावना सम्मिलित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब चंदन कोई घिसता है, उसको अपने मस्तक पे लगाता है, भगवान को समर्पित करता है, तो क्या चंदन मना कर देता है? वो तो सभी वर्ण जाति सभी लोगों पर मस्तक में उसी भांति सुशोभित होता है। वह किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता है। तो हम अपने स्वार्थ की परिधि में आकर के अपने कार्यों को न पूरा करके उस चंदन जैसे अपने स्वभाव को बनाए जो स्वयं का भी हित करे और दूसरों का भी हित करे। तो ऐसी भावना के साथ नंदुलारे वाजपेयी जी ने विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि हम जिस निश्चय से चंदन घिसे उसमें तनिक भी स्वार्थ व कलुषित धारणा न होकर उसमें विश्व बंधुत्व की भावना सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि हम ही चंदन है, पानी है, होरसा है और वह कटोरी भी हम ही है जिसमें चंदन रखा जाता है। मिश्र जी का मानना है कि मनुष्य चंदन को उदार संवेदना व समर्पण के साथ घिसे जिसमें संपूर्ण संसार में विश्व कुटुंबकम की भावना का प्रतिपादन हो सके। तो ये था विश्व बंधुत्व की भावना लिए हुए तुम चंदन हम पानी निबंध, जो कि विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध के रूप में इसको हमारे सम्मुख हिंदी साहित्य में प्रदान किया है। और इस निबंध के माध्यम से जो लोग अपने किसी अड़चन में आकर के अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उन अड़चनों को कैसे दूर किया जाता है वो हम चंदन के जीवन से सीख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।